सबका नेह समेटने आई मैं टेक वन परिवार, हाथ जोड़ करती नमन। हाय हेलो श्रोतागण। बचपन में तो मेरा ज्यादा शौक था अध्यापक बनने का, क्योंकि बच्चे अक्सर अध्यापकों से प्रभावित रहते हैं। लेकिन लिखने और पढ़ने का शौक तो था ही बचपन से। थोड़ा बिजी रहते हुए अक्सर स्त्रियां भूल जाती हैं अपने पैशन को, समय नहीं दे पाती हैं। लेकिन मैं तो उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ही समय निकालिए, लेकिन अपनी रुचियों पर भी ध्यान दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टेक वन डिजिटल नेटवर्क के इस प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मधु जी, हम सबसे पहले आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि प्लीज हमारे दर्शकों को अपना परिचय स्वयं ही दें। मैं मधु गुप्ता हूँ और जम्मू से ही बिलोंग करती हूँ। तो काव्यात्मक रूप में आपको नमन करते हुए अपना परिचय देना चाहूंगी। सबका नेह समेटने आई मैं टेक वन परिवार, हाथ जोड़ करती नमन। हाय हेलो श्रोतागण। शीश नवा कर मांगती सब बड़ों से आशीर्वाद। 28 मार्च है जन्म तिथि, मंदिरों का शहर जम्मू जन्म स्थान। माता रत्ना देवी थी, पिता का था कुंदन नाम। दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर था पाठशाला का नाम। कर्म भूमि दिल्ली रही, यहाँ पाया प्यार मान। शिक्षण लेखन कथन से बांटा सबको ज्ञान। पठन अध्यापन पाक कला से जीता सबका मन। गृहस्थ से कुछ हो निवृत्त, साहित्य जगत से लगाई लगन। लेखनी के प्रेम से वशीभूत, रजा काव्य संग्रह अनुगूंज। कलम के बल पर विचरने लगी मैं सपनों के संग, और आज हूँ मैं आपके समक्ष वार्ता के लिए उपस्थित। धन्यवाद। बहुत खूब मधु जी, आपने गागर में सागर भर ही दिया। संक्षिप्त में बहुत बढ़िया परिचय दिया। तो एक शायर ने बहुत ही उम्दा बात अर्ज करी कि हुस्न एहसास की जरूरत है, जर्रा जर्रा हंसी मूरत है, देखने वाली बस वो नजर चाहिए, जिंदगी तो बेइंतहा खूबसूरत है। और वाकई सब कुछ ना इंसान की नजर और नजरिए पर ही निर्भर करता है। जैसे जो कवि होता है वो सामान्य में विशेष को ढूंढ ही लेता है, और साथ ही वो अपने भावों को, अनुभवों को शब्दों में पिरोने की कला में भी माहिर होता है, जैसे कि आप। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अपने भावों को शब्दों में पिरोना, ये जो कला है, ये आप में कब जागृत हुई? क्या आपको बचपन से ही लिखना पसंद था? बचपन से तो कुछ मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी क्रिएटिव थी ही। मतलब लीक से हटकर कुछ लिखती रहती थी। बचपन में तो मेरा ज्यादा शौक था अध्यापक बनने का, क्योंकि बच्चे अक्सर अध्यापकों से प्रभावित रहते हैं। लेकिन लिखने और पढ़ने का शौक तो था ही बचपन से। तो अक्सर पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते कुछ मन में आता था तो उसको लिखती भी थी, लेकिन कभी उसका संग्रह नहीं किया मैंने जी। तो जब मैं सेवानिवृत्त हुई तो फिर वो अपने संग्रह को जब छांटने लगी, तो फिर मुझे लगा अब इसकी पुस्तक बन सकती है। तो तभी मैंने अपनी पुस्तक अनुगूंज को प्रकाशित जी। तभी जी। तो ये स्वतः ही होता चला गया, ऑर्गेनिकली you know came into the field of writing. It so happened, but inherently तो वो ट्रेट होता ही, वो टैलेंट होता ही है, बस वो उभर के बाद में आपने बाद में आया जी। लेकिन कभी मतलब सोच के नहीं लिखा था कि ये पुस्तक के लिए लिख रही हूँ, बस विभिन्न अवसरों पे लिखती गई। लेकिन अब जब सोचा कि मैं पुस्तक बनाऊंगी, तो उस समय जब इनको छांटा तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है जी जी जी। तो किसी ने खूब कहा है कि सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, सुकून मिलता है दो लफ्ज कागज पर उतार कर, कह भी देता हूँ और आवाज भी नहीं आती। तो लेखकों की यही खासियत होती है, और जी ये खासियत तो होती है, नो डाउट जी। और जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि अभी हाल ही में आपका काव्य संग्रह अनुगूंज वो प्रकाशित हुआ है, और इस पे आपने विभिन्न विषयों पर लिखा है, अपने विचार कलम किए हैं। प्रकृति पर लिखा है, कुछ कविताएं राष्ट्र के नाम है, और साथ ही मानवीय जो रिश्ते हैं हमारे, चाहे वो माता पिता हो, बेटी, बहू, नाती, पत्नी,
इन सब विषयों पर भी आपने लिखा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस सब के बीच में कोई ऐसा विषय है जो आपको खास रुचिकर लगता हो, जिस पे लिखना आपको खास पसंद हो? चूंकि एक लेखक को तो जो समाज में घट रहा है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, तो जो कुछ भी समाज में हो रहा है, चाहे वो बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो उस पे, जा कभी स्त्रियों पे जुल्म होता था, जा उस पे, तो आजकल स्त्री की क्या परिस्थिति है, उस पे इन्हीं सब विषयों पे हैं। लेकिन मुख्यतः मेरी कविताएं बच्चों के लिए हैं, क्योंकि पहले मैं एक अध्यापक हूँ, तो अध्यापक के उद्देश्य से अब जब मैं बच्चों को पढ़ाने के विषय में सोचती हूँ तो उनके लिए कविताएं ऐसी लिखी हैं जो गेय हैं, तो उनको गा के बच्चे उसका आनंद अनुभव करेंगे। जी। अब आपने जो ये बात करी अब आपके शिक्षिका होने की, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जितना कि हमें पता है आप तकरीबन 27 साल तक हिंदी की शिक्षिका रही हैं और दिल्ली के बहुत अच्छे जाने माने स्कूल में आपने वहाँ पढ़ाया है बच्चों को। तो इतने लंबे अंतराल में आपने बहुत से बदलाव महसूस किए होंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के काम करने के तरीके में, पढ़ाने के जो तरीके हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजीज और पेडागोजी, उसमें शिक्षकों का जो तरीका होता है उसमें, तो कुछ आप इस पर टिप्पणी करेंगे, कुछ रोशनी डालेंगे? जी 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 बिल्कुल। एक्चुअली पहले जब हम पढ़ते थे तब पढ़ाने का तरीका अलग था, या यहाँ तक कह सकते हैं कि रटंत शिक्षा हुआ करती थी, जिसमें लंबे लंबे प्रश्न हमें लिखने पड़ते थे। और हमारे, मुझे याद है, हिंदी के लैंग्वेज या हिस्ट्री वगैरह के जो पेपर होते थे उसमें एमसीक्यू तो हार्डली होता था, उसमें लंबे ही क्वेश्चन, लिखते लिखते हम लोग थक जाया करते थे। लेकिन आजकल जो एक अच्छा परिवर्तन हुआ है कि बच्चों के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए, जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं, लंबे प्रश्न आते हैं, किताब से जो पढ़े हुए हैं कहानी को समझ के प्रश्न आते हैं, तो उसमें ये है कि हर प्रकार के बच्चे को लाभ मिलता है। कुछ ऐसे होते हैं जो रट नहीं सकते, मैं ये मानती हूँ कि जो ज्यादातर क्रिएटिव होते हैं वो रट नहीं सकते प्रश्नों को, तो उनको ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो अपने दिमाग से एमसीक्यू में अच्छे अंक ले आते हैं, रचनात्मक विषयों में अच्छे अंक ले आते हैं, तो रटंत में थोड़ा बहुत कम भी हुआ तो चलेगा, तो वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आजकल ये बहुत सुविधा हो गई है। दूसरा, जो शिक्षण है वो क्रियाकलाप आधारित हो गया है, गतिविधियों पर, आप बाजार में जाओ, वहां देखो, किसी की मदद करो, ये सब चीजों का समावेश है, जिसमें मूल्याधारित प्रश्न, मूल्याधारित शिक्षण है जो वो प्रोत्साहित किया जा रहा है आजकल। इसके साथ ही स्किल शिक्षण भी है कि आप जिस विषय में हैं उसी विषय में आपको प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आप पढ़ने के बाद ही, एक जमाना था, हम लोगों का जमाना जो था, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, इन्हीं के बारे में सोचा जाता था कि मुझे यही बनना है, और इससे अतिरिक्त यदि कोई कुछ कहता तो शायद माता पिता सहमत ना होते थे। लेकिन आप तो छोटी छोटी उम्र में बच्चों में क्या प्रतिभा छिपी हुई है, शिक्षण के, लेखन के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, जिसमें भी आपकी क्षमता है, माता पिता उसे उसी क्षेत्र में बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं जी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज। अब विचार जी इस तरीके से तो बदल ही गए हैं वाकई, टीचिंग मेथोडोलॉजीज और ये सब, इसमें अच्छा ही हम कहें तो पॉजिटिव बदलाव भी आ गया है जी, पॉजिटिव बदलाव। अच्छा मधु जी, हम ये जानते हैं, हमने ये जाना कि आप वर्तमान समय में एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है काव्यांचल साहित्यिक संस्थान, इसके साथ जुड़ी हुई है बतौर मॉडरेटर। तो इसमें आपका कैसा अनुभव रहा है, वो कृपया हमारे साथ साझा करें। ये क्या है संस्थान, क्या करता है, और आपका इसमें कैसा अनुभव रहा? जी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा। मुझे लगता है कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लाइक माइंडेड हैं, आपके ही जैसे लिखने पढ़ने वाले हैं, तो उनसे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनसे आपको प्रोत्साहन मिलता है। हो सकता है आप गद्य में अच्छे हैं, कोई और काव्य में अच्छा है। अब काव्यांचल में जैसे छंद मुक्त, छंद वाली रचनाएं, छंद मुक्त रचनाएं, और बहुत सी अधिक चीजें सिखाई जाती हैं, और उसमें शिक्षण गुरु हैं हमारे जो हमें सिखाते हैं, और यदि हमें सीखने की लगन है तो हम वो सब चीजें, यहाँ तक कि मैं भी कह सकती हूँ कि मैंने भी बहुत कुछ यहाँ आके ही सीखा। 2019 में जब कोरोना काल आया तो उस समय हम घर
शुरू शुरू में तो हमने कुछ नहीं पढ़ाया स्कूल में जाकर। तो उस समय में समय था हमारे पास, क्योंकि एक अध्यापिका होने के नाते मेरे पास कभी इतना समय रहा ही नहीं कि मैं अपने बारे में कुछ सोचूं, अपनी रुचियों को ध्यान रखूं। लेकिन वो समय था शायद एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है, उसी तरह से कि मुझे अपने अंदर की क्षमताओं को जानने का अवसर मिला। मैं अपने शौक को पूरा करने के बारे में सोचने लगी। और फिर वहाँ एक श्रृंखला आती थी खबरनामा, तो उसको मैंने लिखना शुरू किया और उसके मैंने 4-5 अंकों के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। तो इससे मेरा मनोबल और भी बढ़ गया। फिर मैं एक प्रतिभागी से एक मॉडरेटर के पद पे आई। तो अब हम अक्सर जैसे लोग रचनाएं हमारे समूह में डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो रचनाएं ठीक हों वर्तनी के अनुसार, और यदि नहीं होती तो हम उसे मैसेज करके उनको बताती हैं कि आप ये ठीक करके फिर इसको पुनः प्रेषित कीजिए। और बहुत से पोस्ट हम निकालते हैं उसके लिखने का, लोगों को आमंत्रित करने का, उन्हें सुनाने का। हमारे लाइव भी सेशंस होते हैं, उसमें दर्शक जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, एक आत्मतुष्टि सी मिलती है। ये बेनिफिट तो होता ही है, आप किसी भी फील्ड में हो, गायन के क्षेत्र में हो या फिर आप पेंटिंग है, कोई भी ऐसी गार्डनिंग है, कुछ भी है, अगर आप अपनी जैसे सोच, जैसा कि आपने कहा, लाइक माइंडेड लोगों से जुड़े रहते हैं, तो आपकी कला में भी निखार आता ही है। जी बिल्कुल जी। तो अच्छा मधु जी, एक और बात जो हमें अच्छे से पता चली है वो ये कि जिस तरीके से आप शब्दों को कागज पर परोसती हैं बढ़िया ढंग से, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़िया ढंग से आप अलग अलग लजीज व्यंजन तैयार करके मेज पे भी परोसती हैं। यू हैव एग्जेम्पलरी culinary स्किल्स। इनफैक्ट जो जम्मू कश्मीर का पारंपरिक खाना है, उसमें तो आप बहुत पारंगत है, बहुत बढ़िया बनाती हैं। एंड प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार जी आप कहें। कॉलेज के टाइम में मेरा एक विषय होम साइंस था। अच्छा। तो होम साइंस में हमें ये सब सिखाते थे, थोड़ा बहुत ही कुकिंग का तो थोड़ा था, और बिंदु अधिक थे, जैसे टाई एंड डाई सिखाना, रेसिपीज लिखना। तो उन्हीं में से कुछ एक रेसिपीज तो मुझे आती थी, लेकिन फिर चूंकि मेरी एक माँ भी एक अच्छी कुक थी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और दिन प्रतिदिन, और आजकल के जमाने में तो यूट्यूब और इन सब चीजों के प्रचलन से और भी आपको अगर रुचि थोड़ी सी भी हो तो आप रुचि और बढ़ा लेते हो। और मुझे वाकई परोसना अच्छा लगता है, यदि कोई मन से खाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। और तो, ये तो जम्मू के लोगों की वैसे भी खासियत होती है, और आप में हमने उसको पूरी तरीके से देखा है कि मेजबानी खुले दिल से, घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। जम्मू के लोगों की ये विशेषता तो है, इसमें कोई शक नहीं है। भले मैं 27 वर्षों तक दिल्ली में रही हूँ, लेकिन अपना जो संस्कृति है वो मैंने वहाँ भी जागृत रखी। वहाँ भी हमारे बहुत सारे मित्र हमारे पास आते जाते थे, और यहाँ भी ये सिलसिला चलता ही है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब घर में कोई आता है तो अतिथि ऐसे भी भगवान का रूप होते हैं, तो उनसे अच्छा तो लगता ही लगता है। जी मधु जी, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति कुमार गुप्ता जी, जो कि इस वक्त यहाँ जो एम्स विजयपुर में बन रहा है, जिसका अभी हाल में ही उद्घाटन हुआ, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बहुत बिजी रहे हैं दिल्ली में भी और यहाँ पे भी, और आपने उनको पूरा सपोर्ट दिया, अपने प्रोफेशन को भी परस्यू करा, और साथ ही अपने पैशन लिखने के लिए भी आपने वक्त निकाला। तो इतना सब कुछ आपने कैसे बैलेंस किया? तो आप गृहिणियों से, लेडीज से खासकर क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, एक्चुअली ये बात तो है कि थोड़ा बिजी रहते हुए अक्सर स्त्रियां भूल जाती हैं अपने पैशन को, समय नहीं दे पाती हैं। लेकिन मैं तो उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ही समय निकालिए, लेकिन अपनी रुचियों पर भी ध्यान दीजिए। यदि लेखन का मन है तो प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में एक बार ही लिख लीजिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप सेहतमंद हैं तो कहते हैं ना, मन चंगा तो सब चंगा। तो सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत सबसे बड़ा धन। और स्त्रियां आज, स्त्रियों की जो स्थिति है वो है तो बड़ी जिम्मेवारी वाली, इसलिए मैंने एक रचना है मेरी, आधार, अर्थात स्त्री
तो वो एक हर किसी के लिए एक आधार है, चाहे वो माँ है, चाहे पत्नी है, चाहे बेटी है या बहू है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक हैं, लेकिन उन सब के बीच में भी वो अपने लिए समय निकाल रही है और आजकल पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो उसी पर मेरी एक रचना है जी। पत्नी की है जिम्मेदारी भारी जी। उससे उम्मीदें हैं कितनी सारी, घर बाहर सबकी आशाएं भारी, दिवस रैन जिनमें पिसती बेचारी। पहले घर संवार छुट्टी थी पाती, पहले केवल घर संवार कर छुट्टी थी पाती, अब बाहर भी चकती मंडराती। घर के जगने से पहले जग पाती, घर के जगने से पहले जग जाती, सबके सोने पर बिस्तर सुख पाती। पति के कदमों से कदम है मिलाती, बिन घबराए सारे दायित्व उठाती। अपनी सेहत को वह दौड़ लगाती, अपनी सेहत को वह दौड़ लगाती, सबको स्वादु खाना भी है खिलाती। परेशानी में देती है सबको संबल, परेशानी में देती है सबको संबल, हताशा में जोड़ती है मनोबल। वही जीवन की धुरी, वही है आधार, वहाँ भावों में उसके सदा बसता प्यार। असत के आगे न माने हार, न भूना उसकी राखों राखें कोई खा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब मधु जी। और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम यही आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा और जो बाकी महिलाएं देख रही हैं उन्हें भी एक प्रेरणा मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।